नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं भाषा विज्ञान के क्षेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं भाषा विज्ञान का स्वरूप। भाषा विज्ञान का स्वरूप मानव मुखोच्चारित बताया गया है। मानव मुखोच्चारित का अर्थ होता है कि मानव के मुख के जो विभिन्न अवयव है उसके संयोग से उच्चारित भाषा। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः सांकेतिक, स्पर्श और यंत्रधारित आदि भाषाओं का अध्ययन ना करके केवल मानव मुख के विभिन्न अवयवों के सहयोग से उच्चरित भाषा का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें बता दिया गया है कि मुख के विभिन्न अवयव की सहायता से ही उच्चरित भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, न कि कार का हॉर्न, मंदिर की घंटियां बजना आदि। ये सभी भाषा विज्ञान में इनका अध्ययन नहीं होता है। दूसरा इसकी विशेषता है ध्वनि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक। तो ध्वनि और अर्थ के परस्पर संबंध से उभरने वाली संकल्पना को ध्वनि प्रतीक कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ध्वनि सुनने के पश्चात जो चित्र संकल्पना उभरती है वह प्रतीक है। ऐसी संकल्पना में ध्वनि ही सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। यह संकल्पित रूप या नाम पहले एक व्यक्ति के द्वारा अपनाया जाता है, फिर उसे समाज के सापेक्ष स्वीकृति मिलती है। इस संकल्पना में कुछ ध्वनियों का क्रमिक का प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि क्रम उस भाषा समुदाय में सर्वमान्य होता है। एक भाषा में एक संकल्पना के लिए एक विशेष ध्वनि प्रतीक का प्रयोग होता है, तो दूसरी भाषा में भिन्न ध्वनि प्रतीक का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में घर, संस्कृत में गृह और अंग्रेजी में हाउस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग भाषाओं में विशेष ध्वनि प्रतीक का प्रयोग होता है, हालांकि उसका अर्थ एक ही होता है। तीसरा है व्यवस्था। भाषा की संरचना यादृच्छिक आधार पर होती है, किंतु प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था ध्वनि, शब्द पर, वाक्य और अर्थ आदि स्तरों पर होती है। एक भाषा समुदाय के सभी सदस्य इसी व्यवस्था के आधार पर भाषा बोलते, सुनते तथा अर्थ ग्रहण करते हैं। यदि संस्कृत और अंग्रेजी की पुरुष संबंधी अन्य मध्यम और उत्तम पुरुषों की सामान्य व्यवस्था समान है, तो लिंग व्यवस्था में पर्याप्त भिन्नता है। तो हम देखते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में अलग अलग व्याकरण की व्यवस्था है, अलग अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही लिंग है, तो संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ नपुंसक लिंग तीनों लिंगों की व्यवस्था है। जबकि अंग्रेजी में मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर एंड कॉमन, ये 4 जेंडर अर्थात लिंग है। तो भाषा के विभिन्न संदर्भों की व्यवस्था एक दूसरे पर आधारित होती है। यथा शब्द की चर्चा करते हुए एक तरफ उससे संबंधित विभिन्न ध्वनियों पर विचार करते हैं, तो और संरचना में वाक्यगत प्रयोग पर भी विचार करते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं कि भाषा भाव अभिव्यक्ति का ऐसा आधार है कि विभिन्न आधारों की सबल व्यवस्था पर निर्मित होता है। चौथा स्वरूप है सामाजिक आधार। मनुष्य सामाजिक प्राणी है,
तो भाषा मानवीय संस्कृति, सभ्यता और सामाजिकता का मूल आधार है। एक समुदाय विशेष में विभिन्न सदस्यों के आपसी संबंधों की निकटता और परस्पर विचार विनिमय के कारण एक भाषा का प्रयोग होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा विशेष समाज के समुदाय विशेष पर आधारित होता है। भाषा समुदाय का विस्तार क्षेत्र विशेष प्रदेश विशेष से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक भी हो सकता है। अर्थात भाषा का विस्तार कोई क्षेत्र विशेष से लेकर देश या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक भी हो सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अवधी, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी। तो अवधी और पंजाबी का क्षेत्र तो राज्य विशेष तक सीमित है, लेकिन हिंदी का क्षेत्र राष्ट्रीय और अंग्रेजी का क्षेत्र देखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक इसका प्रयोग होता है। तो कह सकते हैं कि भाषा निश्चय ही मानव समुदाय पर आधारित होती है। विचार विनिमय। भाषा का मुख्य गुण है संप्रेषणीयता। मानव भाषा के माध्यम से चिंतन और मनन के साथ अपने विचारों को दूसरों तक सफलतापूर्वक पहुंचा पाता है। भाव अभिव्यक्ति या विचार आदान प्रदान की विभिन्न मानवीय व्यवस्थाओं में भाषा व्यवस्था सर्वाधिक प्रभावशाली और सफल है। तो भाव अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम जैसे संकेत सीमा तक कार्य कर पाते हैं। संकेतों के द्वारा जिस प्रकार भाषा में भाव अभिव्यक्ति होती है उस प्रकार नहीं हो पाती, जिसके कारण सूक्ष्म तथा मौलिक अभिव्यक्ति संभव नहीं होती। जैसे चौराहे की लाल हरी बत्ती होने और मंदिर की घंटी बजने से संकेत भाव का ज्ञान होता है। भाषा मानव विचारों और की पूर्ण सार्थक और सशक्त संवाहिका है। जिस प्रकार हमने सांकेतिक घंटियों की बात की, चौराहे की लाल हरी बत्ती की बात की, तो वे उतना हमें प्रभाव, उतना ज्ञान नहीं होता। अर्थात जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो लाल हरी बत्ती जलने पर क्या करना है ये नहीं समझ पाएगा। लेकिन भाषा के माध्यम से मानव विचार के द्वारा, भाषा के माध्यम से कोई व्यक्ति बोलने के द्वारा किसी को समझा सकता है, किसी को अपनी जो विचार है उसको प्रेषित कर सकता है, जिसके माध्यम से स्पष्ट तथा सरल रूप में विचार विनिमय संभव होता है। इस तरह से हमने भाषा विज्ञान के स्वरूप को देखा। अब हम आते हैं भाषा विज्ञान का क्षेत्र, अर्थात भाषा विज्ञान किन किन क्षेत्रों में लागू होता है, भाषा के किन किन क्षेत्रों में भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इनमें देखते हैं। तो सामान्यतः भाषा विज्ञान की 4 शाखाएं मानी गई है। 4 शाखाएं मानी गई है। पहला शाखा है ध्वनि विज्ञान, जिन्हें अंग्रेजी में हम फोनेटिक्स कहते हैं। दूसरा है रूप विज्ञान, इन्हें हम मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। तीसरा है वाक्य विज्ञान, अर्थात सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। और चौथा है अर्थ विज्ञान, अर्थात सिमेंटिक्स। तो सामान्यतः भाषा विज्ञान की 4 शाखाएं मानी गई हैं, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार भाषा विज्ञान की अलग अलग शाखाएं रखी है। लेकिन सामान्यतः भारतीय और पाश्चात्य के अधिकांश भाषा वैज्ञानिकों ने किसी किसी रूप में भाषा विज्ञान के इन 4 शाखाओं को ही भाषा विज्ञान का अंग माना है। तो पहली शाखा की ओर ध्यान देते हैं, वह है ध्वनि विज्ञान अर्थात फोनेटिक्स। ध्वनि विज्ञान में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं, इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो भाषा के अंदर ध्वनि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वस्तुतः ध्वनि भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसका पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता,
अर्थात ध्वनि को हम और विभाजित नहीं कर सकते। ध्वनि अर्थात वर्ण। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत उन्हीं ध्वनियों का अध्ययन होता है जिनके सहयोग से भाषा का निर्माण होता है। तो हम ध्वनि के अंतर्गत उन्हीं ध्वनिकों का केवल पढ़ते हैं, उन्हीं ध्वनियों के बारे में पढ़ते हैं जो ध्वनियाँ भाषा की है। हम जैसे मंदिर की घंटी की ध्वनि या हार्न का बजना, ये सभी ध्वनियों का, या कोई इंस्ट्रूमेंटल की ध्वनि, तबला, सितार, ये सभी ध्वनियों का अध्ययन न करके हम केवल भाषा निर्माण में सहयोग देने वाली ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। ध्वनियों के साथ साथ इनके उच्चारण स्थान का भी अध्ययन स्वन विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का उच्चारण जिन अंगों से होता है उन्हें समग्र रूप में हम वाग यंत्र कहते हैं। अर्थात हमारे मुख के अंगों को हम क्या बोलते हैं? वाग यंत्र। वाग यंत्र के साथ साथ ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो ये जो ध्वनियों में परिवर्तन होते हैं इनके कारणों और दिशाओं का भी अध्ययन और इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जो कि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि संबंधी एक और महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन होता है जिसका नाम है ध्वनि नियम। यह जो ध्वनि नियम है वह विभिन्न प्रकार के ध्वनि परिवर्तनों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत इन ध्वनि नियमों के अंतर्गत इस बात का अध्ययन होता है कि इन नियमों का संबंध किस भाषा से है, किस काल विशेष से है और इनका कार्य किन सीमाओं के अंदर रहकर संपादित होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ग्रीम का नियम को ले सकते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध ध्वनि नियम है। तो ध्वनि नियम से क्या समझते हैं? ध्वनि नियम के अंतर्गत हम विभिन्न भाषाओं में संबंध देखते हैं और विभिन्न काल विशेष में भाषाओं में क्या परिवर्तन आया, भाषाओं की ध्वनियों में क्या परिवर्तन आया, इसको हम देखते हैं। दूसरी शाखा है रूप विज्ञान अर्थात मॉर्फोलॉजी। ध्वनि विज्ञान की तरह ही रूप विज्ञान भी भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। जहां हम ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत शब्दों का उच्चारण आदि के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, वहीं रूप विज्ञान में शब्दों की रचना प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो शब्दों की रचना प्रक्रिया के अंतर्गत इस रूप विज्ञान को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है शब्द विज्ञान और दूसरा है पद विज्ञान। तो पहला आते हैं शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान में क्या होता है इसको देखो। तो किसी भी विकसित भाषा का अपना एक शब्द समूह होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा के शब्द समूह में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ साथ विदेशी शब्दों का भी प्रयोग होता है। अतः शब्द विज्ञान के अंतर्गत हिंदी भाषा के शब्द समूह का अध्ययन करते समय शब्दों की रूप रचना के साथ साथ उनमें होने वाले परिवर्तन का भी अध्ययन होता है तथा परिवर्तनों का ही नहीं, उनके कारणों का भी अध्ययन होता है कि जो शब्दों में परिवर्तन हुआ है उसका कारण क्या है। इस प्रकार शब्द विज्ञान भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण उपशाखा है। रूप विज्ञान के अंतर्गत दूसरा देखते हैं पद विज्ञान। तो ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है, जैसा कि हम जानते हैं। ध्वनियों के समूह से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के समूह से वाक्य का निर्माण होता है।
तो सार्थक वाक्य के समुच्चय का नाम भाषा है, परंतु शब्द तथा वाक्य के मध्य रचना प्रक्रिया की दृष्टि से एक और सीढ़ी है जिसका नाम है पद। कहने का अर्थ यह है कि शब्द के बाद पद आता है, फिर पद से क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो पद शब्द का सीधा अर्थ है पैर, और पैर का काम है चलना। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब मूल शब्द वाक्य में चलने लगता है, अर्थात एक निश्चित अर्थ देने लगता है, जो मूल शब्द है वह वाक्य में फिट हो जाता है, एक निश्चित अर्थ देने लगता है, तब पद बन जाता है। जब मूल शब्द अर्थात ध्वनियों के समूह से बना शब्द जो अधिकारी होता है, मैं, प्रत्यय, विभक्ति आदि के योग से विकार उत्पन्न हो जाता है, तब वह पद कहलाता है। तो जब मूल शब्द है, मूल शब्द में अगर प्रत्यय, विभक्ति आदि का योग हो जाता है और मूल शब्द में विकार उत्पन्न हो जाता है, तब वह पद कहलाता है। हम पद का उदाहरण भी देख सकते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के लिए राम, मोहन, आम और देना, ये चार जो शब्द हैं, इसको हम लेकर इन शब्दों को लेते हैं तो इनका अपना एक निश्चित अर्थ है जो मूल अर्थ कहलाता है, और बिना कोई परिवर्तन लाए ही इन शब्दों से हम वाक्य बनाना चाहें तो असफल रहेंगे, और यह स्पष्ट करने में भी कुछ विकार या परिवर्तन लाकर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि बिना विकार लाए मूल शब्दों से हम वाक्य नहीं बना सकते। तो उदाहरण देखते हैं, विकार लाने से जो यह शब्द है वह कैसे परिवर्तित हो जाता है। जैसे मोहन ने राम को आम दिया, तो यह एक पूर्ण वाक्य होगा जिसके अंदर प्रयुक्त पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट है और अर्थ भी उपयुक्त है। तो उपर्युक्त वाक्य में जैसे हमने कहा कि मोहन ने राम को आम दिया, इसमें में और को यह क्या कहलाता है, विभक्ति चिन्ह। ने और को क्या कहलाता है, जैसे मोहन ने, तो ने और राम को में को, ये सभी क्या है, विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। तथा भूतकाल एक प्रत्यय है, जैसे देना, जो देना क्रिया में जुड़कर, भूतकाल एक प्रत्यय है जो देना क्रिया में जुड़कर उसका रूप दिया कर दिया। तो यह जो भूतकाल, ये जो प्रत्यय है वो मूल शब्द क्या है, देना, इसमें जुड़कर इसका रूप क्या परिवर्तन कर दिया, दिया के रूप में कर दिया। तो राम, मोहन, आम और देना जैसे मूल शब्द अर्थ तत्व कहलाते हैं, तथा जो विभक्तियां और प्रत्यय हैं, जैसे ने, को जैसे विभक्ति चिन्ह तथा आ जैसे प्रत्यय, ये क्या कहलाते हैं, संबंध तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थ तत्व और संबंध तत्व के योग से बना शब्द पद कहलाता है। पद विज्ञान के अंतर्गत उन विविध संबंध तत्वों का अध्ययन होता है जो पद निर्माण में सहायक होते हैं। विविध संबंध तत्व, उनके विभिन्न कार्य, उनका परस्पर संबंध आदि का विशद तथा वैज्ञानिक अध्ययन पद विज्ञान के अंतर्गत होता है। इस तरह से हमने पद विज्ञान को अच्छे से जान लिया। अब हम भाषा विज्ञान की तीसरी शाखा वाक्य विज्ञान की तरफ आते हैं। तो वाक्य विज्ञान में क्या होता है, इसको देखते हैं।
ध्वनि विज्ञान और रूप विज्ञान के पश्चात भाषा विज्ञान की तीसरी महत्वपूर्ण शाखा वाक्य विज्ञान है। इस शाखा के अंतर्गत वाक्य की संरचना, उसके आवश्यक उपकरण आदि का मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म अध्ययन होता है। यह अध्ययन करते समय भाषा में वाक्य प्रयोग की स्थिति और उसके अर्थ पर भी विचार किया जाता है। तो हम देखते हैं कि वस्तुतः विविध पदों से वाक्य का निर्माण होता है, ये हमने जान लिया। तो वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य का पद विन्यास संबंधी अध्ययन विवेचन होता है। वाक्य सार्थक होता है और सार्थक वाक्य उसे भाषा की रचना होती है। इस प्रकार किसी भी वाक्य के अंदर दो मुख्य बातें निहित होती है। ये क्या मुख्य बातें हैं? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो वाक्य के अंदर दो मुख्य बातें होती है, जो पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो वाक्य के अंदर जो भाव निहित होता है, वाक्य के अंदर जो भाव निहित होता है, अर्थात जिसके विषय में वाक्य के द्वारा कुछ कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। और जिसके द्वारा उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है, उसे हम विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में राम उद्देश्य है, क्योंकि राम के विषय में वाक्य द्वारा कुछ कहा जा रहा है। और पुस्तक पढ़ता है, यह विधेय है, क्योंकि इससे उद्देश्य को स्पष्ट किया जा रहा है। तो इन दोनों का सम्यक अध्ययन, अर्थात उद्देश्य और विधेय का सम्यक अध्ययन वाक्य के अंतर्गत किया जाता है, जिससे वाक्य की संरचना और उसके अर्थ विशेष को समझने में सरलता रहती है। भाषा विज्ञान की तीसरी शाखा के अंतर्गत हम आते हैं भाषा विज्ञान की यह चौथी शाखा है, यह है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्द के अर्थ परिवर्तन की विभिन्न दशाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो अर्थ विज्ञान है, इसमें अर्थ परिवर्तन के विभिन्न दशाओं का अध्ययन किया जाता है। और जो अर्थ परिवर्तन कैसे होता है, इसमें तीन बातें विशेष रूप से ध्यान में रखी जाती है। पहला है अर्थ संकोच, दूसरा है अर्थ विस्तार और तीसरा है अर्थादेश। तो पहला आते हैं अर्थ संकोच। अर्थ संकोच का तात्पर्य यह है कि पहले से प्रचलित किसी शब्द के अर्थ में न्यूनता आ जाना। इस प्रकार किसी शब्द का व्यापक अर्थ जहाँ सिमट कर छोटा हो जाता है, उसे अर्थ संकोच कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी का जो डियर है तथा संस्कृत का जो मृग शब्द है, इसका प्रयोग पहले पशु के लिए होता था, परंतु क्रमशः अब वर्तमान में अंग्रेजी तथा हिंदी में इनका प्रयोग हिरण के लिए या हरिण के लिए हो रहा है। यही क्या कहला गया? अर्थ संकोच। व्यापक अर्थ से सिमटकर यह इसका अर्थ छोटा हो गया। इसके बाद आते हैं अर्थ विस्तार में। तो जब किसी शब्द का अर्थ सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तृत हो जाता है, तब उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। भाषा में अर्थ विस्तार के उदाहरण उतने अधिक नहीं मिलते जितने कि बाकी मिलते हैं।
फिर भी हम कुछ इनका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अभ्यास। तो पहले अभ्यास शब्द का प्रयोग पहले केवल बाण फेंकने के अभ्यास के लिए होता था, परंतु अब हर अच्छे बुरे कार्य के लिए भी अभ्यास शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से और दे सकते हैं स्याह। तो स्याह का अर्थ काला होता है, जिससे स्याही शब्द बना है, क्योंकि पहले लोग काले रंग के लिए स्याही या स्याह का प्रयोग करते थे, परंतु अब स्याही का प्रयोग हम अगर वो काली ना भी हो, फिर भी काले रंग की अगर ना भी हो तो भी करते हैं। जैसे लाल, हरी सभी रोशनाइयों के लिए हम स्याही शब्द का प्रयोग होने लगा है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हम तीसरा आते हैं अर्थादेश। तो अर्थ विज्ञान में जो अर्थादेश है इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो अर्थादेश क्या है इसको जान लेते हैं। तो कभी कभी एक शब्द के प्रधान अंग के साथ गौण अर्थ भी चलने लगता है और फिर धीरे धीरे प्रधान अंग लुप्त हो जाता है और गौण अर्थ ही अधिक चलने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अर्थादेश। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जो वर है उसका अर्थ है श्रेष्ठ। पहले इसका अर्थ क्या होता था? श्रेष्ठ। पर अब दूल्हे के लिए हम वर का प्रयोग करते हैं। तो जो मुख्य अर्थ था वह प्रधान अर्थात प्रधान अर्थ था, उसकी जगह किसने ले लिया? गौण अर्थ दूल्हे ने ले लिया। इसी प्रकार जो दूल्हा शब्द का मूल अर्थ था वह था जो जल्द ना मिले, अर्थात दुर्लभ के लिए, परंतु अब दूल्हे का अर्थ वर के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। अर्थ विज्ञान शब्द का अर्थ का अर्थात शब्दार्थ का भी व्यापक अध्ययन करता है। शब्द और अर्थ का तात्पर्य है उनका स्वरूप, पारस्परिक संबंध, अर्थात शब्द और अर्थ का पारस्परिक संबंध क्या है। जो शब्द हम बोल रहे हैं वह अर्थ की दृष्टि से उचित है या नहीं, इन दोनों का पारस्परिक संबंध आदि का अध्ययन इसी अर्थ विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने भाषा विज्ञान का स्वरूप और उनके क्षेत्र को, उनकी शाखाओं को आपने देखा। निश्चय ही आपको लाभ हुआ होगा। अतः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे वीडियो को धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो कृपया अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कर दें और कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको जिस हिंदी साहित्य में जिस विषय से, जिस टॉपिक से वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं, तो मैं उस विषय का वीडियो बनाने का आपको उपलब्ध कराने का प्रयत्न करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।